आज हम शीत युद्ध के अंत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि शीत युद्ध का अंत किस प्रकार हुआ, विश्व में ऐसी कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई या विश्व की परिस्थितियों में ऐसा क्या अंतर आया जिसके कारण शीत युद्ध, जो एक लंबे समय तक पूरे विश्व को उद्वेलित किए हुए था, उसका अंत हुआ। तो शीत युद्ध के अंत के जो प्रमुख कारण हैं या जो प्रमुख परिस्थितियां थी, उसके अंतर्गत सबसे पहला है दोनों महाशक्तियों सोवियत संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के दृष्टिकोण में परिवर्तन। लंबे समय तक शीत युद्ध के कारण जो तनाव, वर्चस्व, प्रभुत्व की जो वर्चस्व और प्रभुत्व का जो संघर्ष था, उसके कारण जो तनाव था और एक वैचारिक संघर्ष की जो स्थिति थी, साम्यवाद बनाम पूंजीवाद का जो संघर्ष था, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। और उसका कारण ये था कि इस शीत युद्ध का जब अंत हुआ, लगभग उसकी जो प्रक्रिया थी 1985 के बाद से ही शुरू हो जाती है, लेकिन लगभग 89, 90, 91 तक आते आते शीत युद्ध का अंत हो जाता है। उसका कारण ये था कि इस समय तक आते आते द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी, उसका 1989-90 तक आते आते अंत इसलिए हुआ कि दोनों जो महाशक्तियाँ थी, सोवियत संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, उन दोनों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आना शुरू हो गया। क्योंकि इस समय तक आते आते दोनों ही देश, दोनों ही महाशक्तियाँ लगभग समान रूप से शक्तिशाली हो गए थे और आणविक अस्त्र शस्त्रों के युग में उन्हें ये लगने लगा था कि अगर इस तनाव के चलते कभी युद्ध की स्थिति होती है तो वो युद्ध दोनों ही महाशक्तियों को नष्ट कर देगा और इससे दोनों को ही क्षति होगी और जीत किसी की भी नहीं होगी। इस तरह का दृष्टिकोण दोनों ही महाशक्तियों के मध्य पनपने लगा था। साथ ही साथ जिस प्रकार से सैन्यकरण दोनों महाशक्तियों के द्वारा किया गया, तो दोनों ही महाशक्तियों की अर्थव्यवस्था पे बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ गया था। अर्थव्यवस्थाओं में दोनों की जो आर्थिक स्थितियाँ थी कमज़ोर होने लगी थी और आर्थिक खर्चे बहुत ज़्यादा होने लगे थे और उसका उनको कोई तात्कालिक जो लाभ था वो नहीं दिख रहा था। और जिस शक्ति और वर्चस्व के लिए ये शीत युद्ध शुरू हुआ था, उसमें लगभग दोनों अब बराबर किसी स्थिति में थे, तो दोनों ही किसी भी तरह के अन्य आर्थिक खर्चों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे, ना ही ये चाहते थे कि किसी ऐसे युद्ध में वो अपने आप को लिप्त करें। तो इस प्रकार सोच में परिवर्तन आने लगा था दोनों ही महाशक्तियों, सोवियत संघ और अमेरिका, दोनों के दृष्टिकोणों में। साथ ही दोनों ने ही क्षेत्रीय युद्धों से सबक लिया। जिस प्रकार अमेरिका को वियतनाम युद्ध में अपार आर्थिक और सैन्य स्तर पर क्षति हुई, उसी तरह अफ़गानिस्तान में भी सोवियत संघ ने जो हस्तक्षेप किया, तो उस हस्तक्षेप के कारण बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा और विश्व जनमत में भी उनको नीचा देखना पड़ा। तो इस प्रकार पहला जो सबसे प्रमुख कारण जो हम देखते हैं, जिसने वो आधार तैयार किया, वो था दोनों ही महाशक्तियों के दृष्टिकोण में जो है परिवर्तन आना शुरू हो गया था। दूसरा जो सबसे प्रमुख कारण था वो था सोवियत संघ के जो नए राष्ट्रपति बने 1985 में, मिखाइल गोर्बाचोव, और मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ में जो परिवर्तन किए, उन परिवर्तनों के फलस्वरूप भी शीत युद्ध का अंत हुआ। यद्यपि गोर्बाचोव की जो नीतियाँ थी वो सोवियत संघ को और अधिक समृद्ध और आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ करने के लिए थी। सोवियत संघ में भी जो
बंद व्यवस्था थी उसको एक खुली व्यवस्था के रूप में परिवर्तित करना वो चाहते थे। तो इसलिए सोवियत संघ में उन्होंने कुछ परिवर्तन किए और वो परिवर्तन इस प्रकार के थे कि उसमें गोर्बाचेव का उद्देश्य ये नहीं था कि सोवियत संघ का विघटन हो जाए, वरन वो उसको आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से समृद्ध बनाना चाहते थे और एक उसको खुलापन देना चाहते थे और उसको आर्थिक दृष्टि से समृद्ध करना चाहते थे। यद्यपि उनके इस प्रयास से सोवियत संघ का विघटन हुआ और उस विघटन ने ही अंततः शीत युद्ध का अंत कर दिया। तो जिस प्रकार स्टालिन शीत युद्ध के आरंभ के लिए या शीत युद्ध के जन्म के लिए जन्मदाता माने जाते हैं, उसी प्रकार गोर्बाचेव को शीत युद्ध के अंत के लिए उत्तरदायी कहा जा सकता है। गोर्बाचेव ने दो प्रमुख प्रयास किए। सबसे पहले उनका प्रयास ये था कि सोवियत संघ का जो जिस तरह का जीवन है, सोवियत संघ की जो वास्तविकता है, उसके बारे में उस ज्ञान का प्रसार किया जाए और सोवियत संघ को भी बाहर का जो और वास्तविकता है उससे उसको परिचित कराया जाए। और इसके लिए उन्होंने दो प्रकार की नीतियाँ शुरू की, ग्लासनोस्ट एवं पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्ट यानी खुलेपन की नीति, यानी सोवियत संघ के बारे में पूरी तरह से एक ऐसी व्यवस्था जो अन्य देशों में भी थी, उस तरह के स्वतंत्र वातावरण को जन्म देना, उस बंद व्यवस्था थी उसको एक खुली व्यवस्था के रूप में दोबारा से उसको स्थापित करना। और इसके लिए उन्होंने पूरी तरह से स्वतंत्रता देना शुरू कर दिया और मीडिया को, प्रेस को, रेडियो को, टेलीविज़न पे, फिल्म जगत पे जो नियंत्रण थे वो कमज़ोर पड़े, उनको उन्होंने स्वतंत्रता दी। और ये स्वतंत्रता जो कि लंबे समय तक दबी हुई थी और एक बार जैसे इस तरह की स्वतंत्रता मिली तो उससे गोर्बाचेव के हाथों से धीरे धीरे सत्ता खिसकने लगी और जनमत उनके नियंत्रण से बाहर होने लगा। तो इन सुधारों ने, ग्लासनोस्ट की इस नीति ने सोवियत संघ में एक नए समाज को स्वीकृति प्रदान कर दी जो कि साम्यवादी सरकार और पार्टी दोनों से भिन्न थी। इसी तरह तो इस प्रकार इस ग्लासनोस्ट की नीति के दौरान उन्होंने जिस तरह का खुलेपन को प्रश्रय दिया, उसके लिए जिस तरह की स्वतंत्रता दी, तो उससे उसका उद्देश्य उनका एकमात्र ये था कि वो राजनीतिक पुनर्निर्माण करना, सोवियत संघ को राजनीतिक और स्वतंत्रता की दृष्टि से और अधिक समृद्ध करना। दूसरा जो उनका सुधार था वो था पेरेस्ट्रोइका की नीति। पेरेस्ट्रोइका की नीति यानी आर्थिक पुनर्निर्माण। सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति या अर्थव्यवस्था जो कमज़ोर पड़ रही थी, उसको आर्थिक समृद्धि पुनः उसमें उस आर्थिक समृद्धि को स्थापित करने के लिए इस तरह की उदारवादी और खुलेपन की आर्थिक नीति को उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया। तो गोर्बाचेव की जो ये परिवर्तन था उसने सोवियत संघ में पूरी तरह से एक परिवर्तन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया और जिसने फिर रुकने का नाम नहीं लिया। इसी सुधार प्रक्रिया के अंतर्गत गोर्बाचेव ने सोवियत संघ की विदेश नीति को भी एक नई दार्शनिकता प्रदान की और उन्होंने पहली बार इस सोच को स्वीकार किया कि केवल शस्त्रों के संचयन से सुरक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती। सुरक्षा की प्राप्ति यद्यपि एक सैनिक गतिविधि है, तथापि ये एक राजनीतिक गतिविधि ज़्यादा है, या उस सैनिक गतिविधि से ज़्यादा महत्व रखती है राजनीतिक गतिविधि, और उसे केवल प्रतियोगी पक्षों के बीच प्रतिद्वंदिता से नहीं वरन सहयोग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और इसलिए वैदेशिक नीति के अंतर्गत उन्होंने इस विचार को प्रश्रय दिया कि सहयोग और परस्पर निर्भरता से सामान्य सुरक्षा और हितों को प्राप्त किया जा सकता है और विश्वव्यापी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। तो इस प्रकार गोर्बाचेव ने वैदेशिक स्तर पर भी परंपरागत पूंजीवाद और साम्यवाद का जो विवाद था उसके स्थान पर सहयोग को सर्वोपरि रखा
और इसी के तहत 1989 में सोवियत संघ ने घोषणा की कि वो अफ़गानिस्तान से अपनी सेनाएं हटा लें। तो अफ़गानिस्तान से सोवियत संघ की सेनाओं की वापसी ये एक बहुत बड़ा कारण था, जिससे कि सोवियत संघ ने दूसरे देशों में जो दमन के आधार पर या दबाव के आधार पर जो नीतियाँ अपनाई जा रही थी, उसको पूरी तरह से उन्होंने उसको अस्वीकृति प्रदान करी। और सोवियत संघ से सेनाओं की वापसी गोर्बाचोव का एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम था जो इस बात का संकेत था कि सोवियत संघ किसी भी देश में इस प्रकार की दबाव की नीति को आगे प्रश्रय नहीं देगा। और यूएनओ के अंतर्गत भी गोर्बाचोव ने अपने भाषण में नई विदेश नीति के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और उसके अंतर्गत ये प्रतिबद्धता जाहिर की कि सोवियत संघ परमाणु निशस्त्रीकरण और सशस्त्र सेनाओं में कमी करेगा और इनकी कमी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखेगा। इन्हीं सब नीतियों के कारण सोवियत संघ के अंतर्गत विघटन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और सोवियत संघ के जो गणराज्य हैं वो स्वतंत्रता की मांग करने लगते हैं। सोवियत संघ जो कि एक बहुजातीय और बहुभाषी पहचान वाला 15 स्वायत्त गणराज्यों और असंख्य उप इकाइयों वाला एक विशाल साम्राज्य था और आंतरिक रूप से बाल्टिक गणराज्य जैसे एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया और जॉर्जिया जैसे उसके बाल्टिक गणराज्य थे, उनमें गोर्बाचेव के इन सुधारों के परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता की मांग मुखर होने लगी, स्वतंत्रता की मांग जोर से उठने लगी और अन्य देशों में भी इसी तरह की मांग उठने लगी। और गोर्बाचेव ने जब इस अलगाववाद की वास्तविकता को अनुभव किया तो उन्होंने भी सोवियत सैन्य शक्ति के पूर्ण प्रयोग के द्वारा उनका दमन करने की अपेक्षा उनके प्रति एक सहयोगात्मक रुख अपनाया और कुछ समय तक वो इस उलझन में रहे कि इस प्रकार की समस्याओं का वो किस तरह से निदान करें। तथापि 1991 के प्रारंभिक महीनों में यानी 1991 के आरंभिक महीनों में उन्होंने एक नई संघीय संधि का प्रस्ताव रख दिया और उसके माध्यम से सोवियत गणराज्यों को मौलिक रूप से शक्ति का हस्तांतरण किया जाना था। तो इस प्रकार गोर्बाचोव ने उस अलगाववाद को जो भाप करके बजाय उसको सैन्य शक्ति के माध्यम से दबाने के उन्होंने उनको स्वतंत्रता देना ही समय की वास्तविकता और समय की मांग के अनुरूप समझा और एक संघीय संधि के माध्यम से सोवियत गणराज्यों को सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए अपने आप को तैयार किया। और इस प्रकार से सोवियत संघ के जो गणराज्य थे वो अलग अलग हो गए और सोवियत संघ जो अपने आप में इन सभी गणराज्यों को मिलाकर के संघ कहलाता था उसका विघटन हो गया और सोवियत संघ का स्थान अलग अलग गणराज्यों ने ले लिया CIS के रूप में। तो इस प्रकार सोवियत गणराज्यों के अंतर्गत ये स्वतंत्रता की मांग ने सोवियत संघ का विघटन कर दिया और शीत युद्ध के अंत की तैयारी कर दी, क्योंकि जो एक बड़ी महाशक्ति थी जो कि पूंजीवाद का विरोध कर रही थी और अपने आप को एक विशाल साम्राज्य के रूप में जिसने अपने आप को एकीकृत कर रखा था वो छिन्न भिन्न हो गई और इस प्रकार सोवियत संघ जो एक बड़ी शक्ति के रूप में था उसका अंत हो गया। इसी के साथ जो और एक प्रमुख कारण था पूर्वी यूरोप में साम्यवादी प्रभाव का अंत। सोवियत संघ ने अपने आप प्रभाव को बढ़ाने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी यूरोप के जितने जो राष्ट्र थे वहाँ पर साम्यवाद के प्रभाव को स्थापित किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था जर्मनी। और जर्मनी के अंतर्गत
जब जर्मनी का विभाजन हो गया था और पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के अंतर्गत, साथ ही बर्लिन का भी विभाजन कर दिया गया था और पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी जर्मनी में विभाजित होकर ये दोनों महाशक्तियों के अंतर्गत इसका विभाजन था। और एक हिस्से में पूंजीवादी प्रभाव का वर्चस्व था तो दूसरे हिस्से में साम्यवादी प्रभाव का वर्चस्व था। 1989 के आते आते जर्मनी के अंतर्गत भी व्यवस्थाएं, साम्यवाद का जो प्रभाव था घटने लगा। और क्योंकि गोर्बाचोव ने 1985 में सत्ता में आने के बाद इस तरह की वर्चस्व को कायम रखने की नीति पे ढील दे दी थी और वो उसमें पूरी तरह से उसको नियंत्रण में नहीं रखना चाहते थे, तो जर्मनी और सोवियत संघ के मध्य हेलमुट कोल में एक संधि हुई आपस में। और जर्मनी के जो चांसलर थे हेलमुट कोल सोवियत संघ में आए और गोर्बाचोव के साथ उनकी संधि हुई। और इसके साथ ही सोवियत संघ ने जर्मनी से अपने प्रभाव को समाप्त कर दिया और जर्मनी ने बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया। जर्मनी के अंतर्गत बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया गया और जिस दीवार ने बर्लिन का विभाजन कर रखा था, जर्मनी का विभाजन कर रखा था, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के रूप में उसका एकीकरण हो गया। तो जिस बर्लिन की दीवार ने जिस जर्मनी के ने साम्यवाद शीत युद्ध को एक बहुत बड़े तनाव को उत्पन्न किया था और उदारवादी, पूंजीवादी और साम्यवाद के मध्य एक बड़े संघर्ष का कारण बनी थी, उस शीत युद्ध का जो एक कारण था वो कारण भी पूरी तरह से समाप्त हो गया। इसी तरह से पोलैंड में साम्यवादियों को सत्ता से बाहर कर दिया गया 1989-90 में। इसी क्रम में हंगरी में भी स्वतंत्र चुनाव हुए और वहाँ पर भी साम्यवादियों की हार हुई। और इस तरह से इस क्रम के चलते चेकोस्लोवाकिया, बल्गारिया, रोमानिया, सभी जगह जहाँ पर साम्यवादी प्रभाव था वहाँ साम्यवादी सरकारों को हटा दिया गया, क्योंकि सोवियत संघ खुद अब एक बड़ी शक्ति नहीं रह गया था और उस पर किसी तरह का नियंत्रण सोवियत संघ के द्वारा नहीं रखा जा रहा था। और यहाँ के यूरोप के इन राष्ट्रों ने अपने आप को उस साम्यवादी व्यवस्था से अपने आप को हटाने के लिए वो प्रयासरत हो गए। और 1990 तक आते आते नवंबर में नाटो और वार्सा के सदस्यों में भी एक संधि हो गई कि अब वो आपस में शत्रु नहीं हैं और आत्मरक्षा के सिवाय अन्य किसी भी कारण से वो अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग एक दूसरे के विरुद्ध नहीं करेंगे। तो इस प्रकार पूर्वी यूरोप के अंतर्गत साम्यवादी प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो गया और यूरोप के इन राष्ट्रों में एक तरह से विभाजन की भी प्रक्रिया शुरू हो गई। चेकोस्लोवाक गणराज्य में विभाजित हो गया और अजरबैजान, आर्मीनिया में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। यूगोस्लाविया के अंतर्गत बहुत ही हिंसात्मक संघर्ष शुरू हो गया और यूगोस्लाविया में विघटन की प्रक्रिया शुरू हो गई और यूगोस्लाविया 5 पृथक राज्यों में बट गया: सर्बिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवानिया और मैकेडोनिया। तो इस प्रकार पूरी यूरोप जो कभी साम्यवाद का गढ़ हुआ करता था और पूरी तरह से साम्यवादी प्रभाव में था, वहाँ न केवल साम्यवाद का अंत होने लगा बल्कि वहाँ विघटन की एक प्रक्रिया भी शुरू हो गई। तो इस प्रकार पश्चिमी यूरोप एकीकरण की दिशा की तरफ अग्रसर था और वहाँ यूरोपियन यूनियन की ओर वो बढ़ रहे थे, तो पूर्वी यूरोप छोटे छोटे राष्ट्रीय इकाइयों में बढ़ रहा था। तो शीत युद्ध के अंत का ये भी एक प्रमुख कारण था। लेकिन जब पूर्वी यूरोप में साम्यवादी प्रभाव का अंत हो रहा था तो ऐसे में अमेरिका, जापान और पश्चिमी ग्रुप जो है विभाजित हो गए। जब साम्यवाद के विरुद्ध गतिविधियां संचालित हो रही थी शीत युद्ध के अंतर्गत, अमेरिका, जापान और पश्चिमी गुट एकीकृत थे और वो एक साथ मिलकर के उसका विरोध कर रहे थे और उसमें उनकी साझी भागीदारी होती थी। लेकिन अब जब पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का अवसान हो गया था तो वहाँ की समस्याओं और व्यापार पर इन लोगों में मतभेद उत्पन्न हो गए और सबके अपने स्वार्थ थे। तो अब इनकी एकता भी उस रूप में नहीं रही जिस रूप में वो साम्यवाद का विरोध करने के अंतर्गत होती थी। तो इस प्रकार शीत युद्ध के अंत के ये
कुछ महत्वपूर्ण कारक थे जिन्होंने शीत युद्ध का समापन कर दिया, जिसमें कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण थे कि दोनों ही महाशक्तियों में के दृष्टिकोण में परिवर्तन आना शुरू हो गया था। गोर्बाचोव ने जिस प्रकार की सुधार नीति, जिस प्रकार के रिफॉर्म्स सोवियत संघ में शुरू किए, उन सुधारों के कारण, यद्यपि गोर्बाचोव की उन सुधारों का उद्देश्य सोवियत संघ का विघटन करना नहीं था, लेकिन उस सुधारों के क्रम में वहाँ पर उस साम्यवाद के विरुद्ध आधार तैयार हुआ। और इस प्रकार और बहुत सारे जो कारण हमने अभी देखे वो एक कारण थे जिसके कारण शीत युद्ध का समापन हुआ। थैंक यू।